प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं हम लोग प्रैक्टिस पेपर करने जा रहे हैं। हिस्ट्री से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। यह पहला पेपर है और सुपर ऑब्जेक्टिव नाम से यह श्रृंखला आपकी चलने जा रही है। इस ऑब्जेक्टिव्स में हम अभी तक पूछे गए सभी प्रश्न, जितने भी आज तक पूछे गए हैं एग्जाम में यूपी पीएससी के द्वारा या यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा, सबको कवर करने चल रहे हैं। लेकिन सबसे पहले हम उन प्रश्नों को कवर करेंगे जो यूपी पीएससी के माध्यम से पूछे गए हैं। चाहे वो यूपी पीसीएस में पूछे गए हों, चाहे वो जीआईसी में पूछे गए हों, चाहे वो आरओ में पूछे गए हों, चाहे पहले लोअर पीसीएस का एग्जाम यूपी पीएससी कराता था तो उसमें पूछे गए हों। इन सभी प्रश्नों को चैप्टर वाइज हम लोग सॉल्व करने चल रहे हैं। हर सब्जेक्ट का, चाहे वो इतिहास हो, भूगोल हो, अर्थशास्त्र हो, नागरिक शास्त्र अर्थशास्त्र हो, उसके बाद संविधान हो, चाहे आपका सामान्य विज्ञान हो, उत्तर प्रदेश विशेष हो, पर्यावरण हो, सबका हम लोग एक एक करके सारे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव्स करेंगे। लक्ष्य इसका है कि आरओ तक हम सारे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव कर लेंगे। जीआईसी से पहले हम सारे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव पूरा कर लेंगे। उसके बाद विगत वर्षों में हुए प्रश्नों का जो पूरा सेट होता है उन सेट को सॉल्व करेंगे। अभी क्या है, चैप्टर वाइज क्वेश्चन करेंगे, बाद में सेट को सॉल्व करेंगे। लेकिन जीआईसी से पहले मई तक हमको इन सबको कंप्लीट करना है। यदि आप इच्छुक हैं कि आप भी इस श्रृंखला में शामिल हों तो नीचे एक नंबर दिया गया डिस्क्रिप्शन में, जो नंबर है 8004109989। इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं और आप इस श्रृंखला से जुड़ सकते हैं। जीआईसी और आरओ के लिए जीएस की क्लासेस चल रही। सामान्य विज्ञान हम लोग पढ़ चुके हैं। मिनरल सामान्य विज्ञान में मिनरल पढ़ रहे हैं। मिनरल आज ही कल में आपको वीडियो मिल जाएगा मिनरल का। उसके बाद हम लोग मानव के शारीरिक क्रिया तंत्र में आ जाएंगे और वहाँ से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चीज़ें एक एक करके आगे बढ़ रही हैं। आपका सहयोग और आपका प्यार भी मिल रहा है। तो आज की श्रृंखला हम शुरू करें उससे पहले हम आपसे बताएंगे कि आप चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को कर दीजिए शेयर। परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप भरोसा रखें कि मई से पहले आपका पूरा जितना भी प्रैक्टिस पेपर है, सारा प्रैक्टिस पेपर, सारे क्वेश्चन हम आपके बीच में करवा देंगे। साइंस और ज्योग्राफी और यूपी स्पेशल की क्लासेस भी पूरी तरह से हम आपको कंप्लीट करके दे देंगे, 3 क्लास। बाकी संविधान की भी हम क्लास कोशिश कर रहे हैं कि संविधान को भी अरेंज कर देंगे और उनको भी दे देंगे। और जियोलॉजी के लिए जो आप लोग हमारे साथ पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी का एक क्लास हो चुका है, उसका ऑब्जेक्टिव हो चुका है। उसके बाद दूसरे क्लास में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं कोर्स का विभाजन में, उसका भी ऑब्जेक्टिव आपको संडे को मिल जाएगा। उसके तुरंत बाद हम लोग कहाँ बढ़ जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। तो इस तरह से चीज़ें बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही हैं। कुछ दिनों तक डिले था, चीज़ें बहुत धीरे धीरे चल रही थी, लेकिन अब बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं। तो आप भी अपने आप को एकत्रित करिए और तेज़ी के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करिए। इधर कई पेपर थे, जैसे आपका विधान भवन का आरओ का था, तो उन सब चीज़ें अब ख़त्म हो चुकी हैं। इधर कोई पेपर भी उस तरह का नहीं है। तो आप पूरी तरह से अपनी तैयारी पर जुट जाइए, जो आपके आने वाले भविष्य के लिए सर्वोत्तम होगा। लक्ष्य आपका निर्धारित है, बस आपको कार्य करने की आवश्यकता है। प्रश्न स्टार्ट करते हैं, बीच में बातचीत नहीं होगी। पहली श्रृंखला थी इसलिए श्रृंखला के बारे में बताना जरूरी था, हमने आपको बता दिया। आपका काम है कि आप शेयर कर दीजिए। अब बातचीत नहीं, सिर्फ क्वेश्चन आंसर। चलिए क्वेश्चन देखिए, आपके सामने एक क्वेश्चन है। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। आपसे प्रश्न सीधे पूछ लिया जाएगा, पशुपालन का प्रारंभ कब से हुआ था, कहाँ से हुआ था, कैसे हुआ था। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। हमने आपसे बताया कि प्रश्न दो तरह से आते हैं, एक रिपीट प्रश्न होता है, एक रिलेटेड प्रश्न होता है। रिपीट प्रश्न का काम होता है कि वह ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे यह प्रश्न आया है किसी सन में आया, मान लेते हैं किस में आया, 2006 में आया है। ठीक है, अब यही प्रश्न दोबारा 2021 में रिपीट हो जाए तो इसे हम कहते हैं रिपीटेड प्रश्न। लेकिन अगर ये प्रश्न रिपीट होकर के ऐसे पूछ लिया जाए कि पशुपालन का विकास कब से हुआ, तो यह प्रश्न हो जाएगा रिलेटेड प्रश्न। हम अगर रिपीट और रिलेट प्रश्न को पढ़ लेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि करंट अफेयर्स को छोड़ करके सारे क्वेश्चन आपको इसी श्रृंखला से मिलने वाले हैं। तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं। अब आप इसके बारे में बताइए कि इसका आंसर क्या हो सकता है, जल्दी से बता दीजिए। तो जल्दी से बताएंगे तो कहेंगे मध्य पाषाण काल में। कब से हुआ है, मध्य पाषाण काल से। कब से, मध्य पाषाण काल में। अब यहाँ पर आ जाइए, मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। ऐसे पशुपालन के साक्ष्य भारत के आदमगढ़, कहाँ से, भारत के आदमगढ़ होशंगाबाद मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे, आदमगढ़ प्रेजेंट टाइम में कहाँ है, होशंगाबाद मध्य प्रदेश में है। तो यहाँ से तथा
भागोर भीड़वाला राजस्थान का क्षेत्र है, यहाँ से मिले हैं। कहाँ से? तो मध्य पाषाण काल में खेती के पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं कि यानी मनुष्य ने पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया था। और ये कहाँ से मिलते हैं? मध्य प्रदेश के होशंगाबाद से, जहाँ का स्थान क्या है? आदमगढ़ है। ठीक है, उस समय वहाँ का नाम क्या था? आदमगढ़ था। और बागोर जो इस समय भीलवाड़ा राजस्थान का क्षेत्र है, यहाँ पे उस समय का नाम क्या था? बागोर। तो यहाँ से पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, याद रहेगा प्रश्न, गलत नहीं करना है। ठीक, अगले प्रश्न पे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपका है, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले वह स्थान है। कह रहा मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहां मिले वह स्थान है। अब आपको बताना है वह कौन सा स्थान है जहां पे पशुपालन के प्रमाण मिले। देखिए, अब ये प्रश्न कैसा है? ए रिलेटेड प्रश्न है। ठीक है, तो मैं आपसे अभी बताया ऊपर कहाँ मिले थे? आदमगढ़ में। कहाँ मिले थे? आदमगढ़ में। ठीक है, निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए? देखिए प्रश्न, देखिए कह रहा है हड्डी के उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए? किसके? हड्डी के उपकरण। आप दधीच वाली कहानी सुने होंगे ना, राजा दधीच की, जो उन्होंने अपनी हड्डी दे दी थी। तो उसी तरह से हड्डी के उपकरण बनाए जाते थे, औजार बनाए जाते थे, उसको नुकीला करके तीर बनाया जाता था। तो हड्डी के उपकरण, जो औजार बनाए गए, उपकरण बनाए गए, वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं, ये आपको बताना है। तो आप कहेंगे मदहा से। कहाँ से? मदहा से प्राप्त हुए हैं। ये कहाँ पड़ता है? इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में आना पड़ेगा। मध्य पाषाणकालीन मदहा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। कहाँ से? मध्य पाषाणकालीन मदहा जो इस समय कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। से बड़ी मात्रा में हड्डी और सींग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए। किससे? हड्डी से और सींग से निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। जी आर शर्मा मदहा में 3 क्षेत्रों का उल्लेख करते हैं, जो झील क्षेत्र, बूचड़खाना क्षेत्र, संकुल क्षेत्र तथा कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बटा था। बूचड़खाना, आप जानते हैं बूचड़खाना तो इतना फेमस हो चुका उत्तर प्रदेश में, सब लोग बूचड़खाना के बारे में जानते हैं, जहां पशुओं को काटा जाता है। ठीक है, बूचड़खाना संकुल क्षेत्र से ही हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण एवं आभूषण बड़े पैमाने पर पाए गए हैं। डॉक्टर जय नारायण पांडे द्वारा लिखित पुस्तक पुरातत्व विमर्श में मदहा, सरायनाहर, राय एवं दमदमा तीनों ही स्थलों से हड्डी के उपकरण एवं आभूषण पाए गए हैं। आपको सीधा इतना बताना है कि हड्डी के उपकरण कहाँ से मिलते हैं? तो मदहा से मिलते हैं। और ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में। तो जो भाई मित्र हमारे प्रतापगढ़ से देख रहे हैं, वो प्रतापगढ़ वाले जितने भी हमारे मित्र देख रहे हैं, वो इसे जल्दी से चैनल को कर लें सब्सक्राइब। तो प्रतापगढ़ की बात हो रही है, प्रतापगढ़ के मदहा से मिला है क्या? हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए। ठीक है, आगे बढ़ जाए। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। मध्य पाषाण काल के संदर्भ में हड्डी के उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो मदहा से प्राप्त हुए। कहाँ से प्राप्त हुए? मदहा से प्राप्त हुए हैं। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुई? किस काल में प्रारंभ हुई? तो आप कहेंगे नवपाषाण काल में खाद्यान्नों की कृषि प्रारंभ होती है। नवपाषाण काल में खाद्यान्नों की कृषि प्रारंभ होती है। खाद्यान्नों का उत्पादन सर्वप्रथम नवपाषाण काल में हुआ। यही वह समय था जब मनुष्य कृषि कर्म से परिचित हुआ। नवपाषाण काल में ही जौ एवं गेहूँ, नवपाषाण काल में ही किसकी खेती शुरू हुई? जौ और गेहूँ, जौ एवं गेहूँ के वन्य किस्म की खेती योग्य बनाया गया, जिससे कृषिजन्य गेहूँ का उद्भव भारतीय उपमहाद्वीप में कोल्डिहवा तथा मेहरगढ़ 2 नवपाषाणिक ग्राम बस्तियां थी, जहां से चावल और गेहूं के स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं। कहाँ से? कोल्डिहवा और मेहरगढ़ से चावल और गेहूं के प्रमाण मिलते हैं, स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं। और एक काल कौन सा था? नवपाषाण काल था। कौन सा काल था? नवपाषाण काल था। आपको कुछ नहीं करना है, ना तो इसको नोट करना है, ना ही इस श्रृंखला का वो बनाना है। बाद में हम इन श्रृंखला का क्या बनाएंगे? एक वो बना देंगे, प्लेलिस्ट बना देंगे, जहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आपको इस समय सिर्फ कुछ नहीं करना है, इसको ध्यान से ऐसे रख दीजिए, ये चल रहा है, बस इसे सुनते जाइए। जितनी मर्तबा आप सुनेंगे उतना याद होगा। जो टॉपिक, जैसे मान लो हम लोग इस समय प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं, प्राचीन भारत का इतिहास जब खत्म होगा पूरा, तो इसके 4 या 3 या 5 जैसा लगेगा, उसके 100, 200, 300 क्वेश्चन का एक हम क्या बनाएंगे? वो बनाएंगे वो मास्टर वीडियो।
तो जो मास्टर वीडियो आपका होगा, तो मास्टर वीडियो आप मान चलिए 500 300 400 क्वेश्चन एक साथ करेंगे, तो उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स नहीं होगा, सिर्फ क्वेश्चन आंसर होगा, तो वो आपके रिवीजन में बहुत बड़ा हेल्प करेगा। इस समय नोट करने या बनाने या पीडीएफ के चक्कर में मत पड़िए, बस आप चुपचाप इन चीज़ों को पढ़ते रहिए, देखते रहिए, सुनते रहिए, आपको धीरे धीरे याद हो जाएंगी। कोई चीज़ ज़्यादा लिखने और पढ़ने के चक्कर में पड़िए। मैं आपसे कहूँगा, जितने मित्र हमारे जीआईसी वाले हैं उनसे मैं फिर एक बार ये बात कहूँगा कि जीआईसी वाले सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करें, जीएस पे कम फोकस करें। नॉर्मली चीज़ें सिर्फ क्वेश्चन आंसर ये सब करते रहें, करंट अफेयर्स पढ़ते रहें, यूपी स्पेशल पढ़ते रहें, हम सब कुछ कवर कराएंगे। तो उसमें आपको क्या करना है, बस आप नॉर्मली ऐसे पढ़ते रहेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे वो चीज़ें आपके माइंड में सेटअप रहती हैं। और अगर आप 25 से 30 क्वेश्चन कर ले जाते हैं तो आपका गुड अटेम्प्ट माना जाएगा। चूँकि अगर आप सब्जेक्ट में अगर बढ़ा करके आप 50 प्लस 55 प्लस जाएंगे तो आपका गुड अटेम्प्ट होता, जो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। सब्जेक्ट जहाँ पे आपको लग रहे हैं, जैसे आप कोई फिजिक्स का होगा, कोई केमिस्ट्री का होगा, कोई हिस्ट्री का होगा, कोई ज्योग्राफी का होगा, अलग अलग सब्जेक्ट से पीजी करने वाले मित्र हैं, तो आप सर्च करिए कि आपको कौन से चैनल मिल रहे हैं जहाँ से आपकी क्लासेस ऑपरेट हो रही हैं। बायोलॉजी वाले निश्चिंत रहें, बायोलॉजी की क्लासेस यहाँ से ऑपरेट हो रही हैं, और उसके साथ ही बायोलॉजी के अभी एनसीईआरटी क्लास खत्म होने के बाद हम लोग वीडियो क्लास मतलब डिस्क्रिप्टिव क्लास लेके आएंगे, तो उसमें भी आपकी सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे एनसीईआरटी है, फिर उसका ऑब्जेक्टिव्स है, फिर उसके बाद इंग्लिश एनसीईआरटी है, फिर इंग्लिश का ऑब्जेक्टिव है, फिर प्रैक्टिस पेपर है, फिर उसके बाद आपका वीडियो क्लास है। तो ये सारी चीज़ें करके हमें पूर्ण विश्वास है कि हम मेंस तक की तैयारी कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ जो बायोलॉजी वाले हैं वो चिंता छोड़ दें, बाकी और सब्जेक्ट वाले जरूर सर्च करें कहाँ पर उनकी क्लास चल रही है। और जीएस के लिए आप निश्चिंत रहें, पूरा जीएस आपका मई 31 मई के पहले आपके सारे प्रैक्टिस पेपर, सारी क्लासेस आपको ओवर मिलेंगी। आपको घबराने की आवश्यकता एकदम नहीं है। जो लोग आर वाले हैं, चाहे वो पीसीएस वाले हैं, चाहे वो जीआईसी वाले हैं, निश्चिंत होकर के आप पढ़िए। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है, यानी मानव कहाँ पे सर्वप्रथम पाए गए, मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है, ये आपको बताना है। नर्मदा नदी घाटी में। कहाँ पे? नर्मदा नदी घाटी में। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मध्य प्रदेश के पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र में मिलता है। इसकी खोज किसने की थी? 1982 में की गई थी। कब की गई थी? 1982 में। नर्मदा नदी क्षेत्र में मिलता है। ठीक है। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? जौ था। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? जौ था। ठीक है। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए, ये आपको बताना है। कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है, जल्दी से बताइए कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य जो प्राप्त हुए हैं वो प्राप्त हुए हैं लहुरा देव से। कहाँ से? लहुरा देव से। कहाँ से? लहुरा देव से। देखिए, नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिला स्थित, उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव। कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव है। यहाँ से 8000 से 9000 ईसा पूर्व मध्य में चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। किसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं 8000 से 9000 ईसा पूर्व में। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ पाकिस्तान बलूचिस्तान में स्थित था। कहाँ पे? मेहरगढ़ में स्थित था, यानी पाकिस्तान में स्थित था। ठीक है। यहाँ से 7000 ईसा पूर्व में गेहूं के साक्ष्य मिले हैं, जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल कोल्डीवा इलाहाबाद जिले के बेसिन नदी घाटी में है, जो 6500 ईस्वी पूर्व में चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं माना जाता है। उपरोक्त संदर्भों में अब यदि विकल्प में लहुरा देव रहता है तो उपयुक्त विकल्प वही होगा, परंतु लहुरा देव के विकल्प न होने की स्थिति में उत्तर पूर्व की भांत कौन होगा? तो पूर्व की भांत आपका मेहरगढ़ हो जाता है। चलिए, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग के नाम से भी जाना जाता है? कह रहा है चालकोलिथिक, निम्न में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? आपको बताना है। चालकोलिथिक युग कहा जाता है, तो ये आपको बताना है। इसे कहते हैं ताम्र पाषाण युग को। ताम्र पाषाण युग को क्या कहते हैं? चालकोलिथिक युग कहते हैं।
ताम्र प्रसारण युग को चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। जिन संस्कृतियों में तांबे के औजार के साथ साथ पत्थर के बने हुए उपकरण का प्रचलन हुआ मिलता है, उन्हें प्रायः ताम्र पाषाणिक संस्कृत कहा जाता है। निम्न में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृत से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो आप कहेंगे किस में प्राप्त हुए हैं? तो मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित पुरास्थल मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृत को लेकर के हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। नौदा टोली का उत्खनन किसने किया है? नौदा टोली का उत्खनन किसने किया था? नौदा टोली का उत्खनन किसने किया था? एच.डी. सांकलिया ने। एच.डी. सांकलिया ने किया था। किसने किया था? एच.डी. सांकलिया ने किया था। नौदा टोली मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण ताम्र पाषाणिक पुरास्थल है जो इंदौर के निकट स्थित है। यहाँ से मिट्टी, बांस तथा फूस के बने चौकोर एवं वृत्ताकार घर मिले हैं। यहाँ से घरों के फर्श तथा दीवारों पर चूने का लेप लगाया जाता है। यहाँ के मूल बृद्धभांड लाल काले रंग के हैं जिन पर ज्यामिति आरेख उत्कीर्ण है। यहाँ की मुख्य फसलों में गेहूं, अलसी, मसूर, काला चना, हरा चना, हरी मटर, खेसर तथा चावल है। नौदा टोली का उत्खनन दक्कन कॉलेज पूना के प्रोफेसर एच.डी. सांकलिया ने किया था। यही आपको याद रखना है, ने कराया था। इस स्थल इस महाद्वीप का सबसे विस्तृत उत्खनित ताम्र पाषाणिक ग्राम स्थल है जिसकी तिथि 1600 से 1300 ईस्वी के बीच निर्धारित की गई है। नौदा टोली किस जिले में अवस्थित है? नौदा टोली किस जिले में अवस्थित है? मध्य प्रदेश में अवस्थित है। कहाँ पे अवस्थित है? मध्य प्रदेश में अवस्थित है। बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। ये आपको बताना है किसका आंसर कौन सा सही होगा। बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। कहाँ से की गई है? तो आप कहेंगे मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में। पहचान किस रूप में की गई? मृतकों के दफनाने के स्थान के रूप, जिसे हम लोग आप कब्रिस्तान कहते हैं, उसे क्या कहा जाता था? बृहत पाषाण के रूप में जाना जाता है। नवपाषाण युगीन दक्षिण भारत में शवों को विभिन्न प्रकार की समाधियों में दफनाने की परंपरा रही। इन समाधियों को भी विशाल पाषाण खंडों से निर्मित है। बृहत पाषाण तथा मेगालिथ के नाम से जाना जाता है। इनके विभिन्न प्रकार हैं जैसे कि सिल्ट समाधि, पिट सर्किल, कैर्न सर्किल, ठीक, इसके अलग अलग नाम है, ठीक है। ये बृहदारण स्मारक मृतकों की समाधियां थी। राख का टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? राख का टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? तो आपको बताना राख का टीला। तो राख का टीला आपका जो होता है संगनकल्लू क्षेत्र होता है। कौन सा? संगनकल्लू क्षेत्र होता है। कर्नाटक के मैसूर के पास बेल्लारी जनपद में स्थित संगनकल्लू नामक नवपाषाणकालीन पुरास्थल से राख के टीले प्राप्त हुए हैं। पिकलीहल से भी राख के टीले मिले हैं। ये राख के टीले नवपाषाण युगीन पशुपालक समुदायों के मौसमी शिविरों के जले हुए अवशेष हैं। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैल चित्र के लिए। यही बस आपको याद रखना है। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आप कहेंगे गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका का चट्टानी शरण स्थल भोपाल से 45 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। यूनेस्को ने भीमबेटका शैल चित्रों को विश्व विरासत सूची में शामिल किया। इन गुफाओं में जीवन के विविध रंगों को पेंटिंग के रूप में उकेरा गया है। इनमें हाथी, सांभर, हिरन आदि के चित्र हैं। अब तक लगभग 7,700 शरण स्थलियों की पहचान की जा चुकी है, जिनमें से 243 भीमबेटका समूह में तथा 178 लाखा जुआर समूह में स्थित है। तो ये था आज का सेगमेंट। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट का, आपके लाइक का, आपके शेयर का, आपके सब्सक्राइब का इंतजार रहता है। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।